ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेस। नीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग लूसेंट सीरीज कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स सीरीज में, और लूसेंट सीरीज में अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। तो आज हम जो इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पहला उसमें है मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव 1869 ने 1869 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड का, बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का एक स्टडी किया, डिटेल्ड स्टडी किया, कंपैरेटिव स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, और उससे एक नियम बनाया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उनका जो फिजिकल क्वालिटीज है और जो केमिकल क्वालिटीज है, वो उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। ये मेंडलीव का कहना था। तो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी जो बनाई गई पीरियोडिक टेबल, उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, दो चीज पूछता है कि मेंडलीव का किस पे डिपेंड था, तो एटॉमिक मास पे, पहला चीज उनके अनुसार। और दूसरा चीज, उनके आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो 9 रोज या 9 वर्ग, और 7 आवर्त थे, 7 कॉलम्स थे। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको पता था कि बहुत से तत्व ऐसे हैं जो फ्यूचर में ढूंढ लिए जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। आज भी पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कुछ जो स्पेस है जहां कोई नाम नहीं दिया गया है, या अब तो 118 जो आया है, जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, उसमें सबका लगभग नाम दे दिया गया है। लेकिन पहले से जब आप मेंडलीव का उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए जगह छोड़ के रखा गया था, जिसको बाद में भरा गया। अब मेंडलीव की आवर्त सरणी के कुछ दोष हैं जिसको लिमिटेशंस कहते हैं। क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन को क्षार धातु मतलब बेस मेटल कहा गया, एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। अब देखिए, हाइड्रोजन को दोनों वर्गों में रखा गया, जैसे उसको हेलोजन्स और हाइड्रोजन दोनों मतलब क्षार धातु। अब देखिए, बेस मेटल्स और हेलोजन जैसे व्यवहार करने के कारण, अब हेलोजन क्या है आपका, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। तो मेटल नॉन मेटल दोनों कैटेगरी में रखा गया। पहला, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर और मरकरी। अब देखिए, कॉपर Cu बोलते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्यूपरम था, और Hg जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेडजीरम बोलते हैं इसलिए Hg बोलते हैं इसका लैटिन नेम में। Ag जिसको सिल्वर बोलते हैं, अर्जेंटम और टाइटेनियम, ऑरम जिसको गोल्ड है, और प्लैटिनम, ये सब का प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन इसको अलग अलग रखा गया। बेरियम और लेड को बोलते हैं प्लम्बम, Pb। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपका लैटिन नेम है तो आपको याद कर लेना होगा। जैसे आपका हो गया, सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं, पोटासियम को कैलियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मरकरी को हाइड्रेडजीरम बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, Ag, गोल्ड को अरम बोलते हैं, Au, ठीक है, लेड को प्लम्बम बोलते हैं, Pb। तो ये सब आपको लगभग याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब तीसरा इनका दोष था, उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले हाई एटॉमिक मास वाले को रख दिया गया। जैसे आयोडीन देखिए, इसका भार है 126.92, और उसको टेलुरियम के बाद रखा गया है। टेलुरियम का भार कितना है, 126.61। सम स्थानिकों के लिए स्थान नहीं है, मतलब आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं दिया गया है इसमें। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। अब यहां 8वां जो वर्ग है उसमें 3 तत्वों को एक साथ समूहित कर दिया गया है। मेंडलीव से पूर्व डोवेनियर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब जब मेंडलीव आए, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल से पहले डोवेनियर भी आए थे, न्यूलैंड्स भी आए थे, इन्होंने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब ये लोग क्यों कर रहे थे, पहले ये जान लीजिए। पीरियोडिक टेबल में क्योंकि रखने का मेन कारण ये था क्योंकि तत्व बहुत हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और उनके यौगिक बनेंगे बहुत सारे। तो ये लोग देखे कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है, सिमिलर तत्व हैं जिनका गुण समान हो, उसको एक ही रो में रख दिया जाए, ताकि अगर उनके यौगिक का भी क्वालिटी लगभग सेम हो जाएगा। अब जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सेम गुण दिखाते हैं, तो उनको एक ही आप ये क्या बोलते हैं, आवर्त में एक ही कॉलम में रख दिया गया, ठीक है। तो इसको समूहित करने का प्रयास जो है पहले डोवेनियर ने भी किया, न्यूलैंड्स ने भी किया।
परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। अब डोबेर्नियर के त्रिक, जिसको डोबेर्नियर ट्राइड्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेर्नियर ने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना। अब ये क्या किए थे, 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना रहे थे एवं उन समूहों को त्रिक कहा, उसको ट्राइड कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। अब वो 3 ही जो है वैसा 1, 2, 3 ही ऐसा वो ट्राइड प्राप्त कर सके और इसलिए यह पद्धति असफल रही। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड साहब के बारे में कि उनका क्या था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, उनका एक ऑक्टेट सिद्धांत था। अब इन्होंने क्या किया, 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब जैसे डोबेर्नियर जर्मन वैज्ञानिक थे, तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, अब इन्होंने भी एटॉमिक मास के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिया। उनका 56 एलिमेंट्स जो क्या था, थोरियम था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। तो वो क्या करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सजाते गए और उनका ये कहना था कि पहला का और 8वां का प्रॉपर्टी मैच करेगा, फिर 8 के बाद 16वां का मैच करेगा, फिर ऐसे करके 56 तक वो खत्म कर दिए। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। अब उन्होंने कैसे बताया, जैसे सारे गामा पौधा नी फिर सा आ जाता है, तो वो इसी से वो तुलना की और इसलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत इसको कहा। अब अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था, इसका लिमिटेशन है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, 56 ही एलिमेंट है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आ गए, तो ये इनका लिमिटेशन है। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, ये भी इसका लिमिटेशन है, और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। अब ये कारण से ये भी जो है असफल रहा। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया मेंडलीव के बाद आया, तो डोबेर्नियर आए, न्यूलैंड आए, उसके बाद अब मेंडलीव आए, और जो नया आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग पढ़ते हैं वो मॉसले पीरियोडिक टेबल है। कौन सा है, मॉसले का है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉसले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण, उनके परमाणु संख्या, अब ये एटॉमिक नंबर देखिए, आप उससे पहले सब एटॉमिक मास पे थे, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुण देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप निकाल के देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि परमाणु का आकार देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाने जाने पर, तो देखिए यहाँ एक टेबल 2 दिया हुआ है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। तो अगर आप लोग अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो अगर आपका पीरियोडिक टेबल ऐसे है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको इधर आपको मिल जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, इधर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेगा, यहां आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेगा, ये एस मिलेगा, ये पी हो गया, ये डी हो गया, और इधर लैंथेनाइड और एक्टेनाइड मिलेगा नीचे जो रहता है। ठीक है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है कि अब इसमें आप पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना वर्ग, क्या कैसे डिवीजन है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। ठीक है, वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, तो आप अगर देखते हैं इसमें टोटल, तो आपका रो जो है वो 7 है और कॉलम जो है वो टोटल 18 है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका रो कहलाएगा, और टोटल अगर आप कॉलम देखें ऐसे ऐसे, तो ये आपका कॉलम जो है 18 है। ठीक है, और वो जो है 1 से 7 तक जो है, जो आपका रो है वो 2 उपवर्ग में बटा हुआ है, ए और बी में बटा हुआ है। ठीक है, तो वर्ग जो है 2 उपवर्ग में बैठा हुआ है, तो टोटल वो 18 हो गया है। अब देखिए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो कि अपवाद है। अब इसको अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉसले साहब को समझाएंगे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आप अगर हम लोग यहाँ पीरियोडिक टेबल लेकर आएंगे और आपको बताएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा इस चीज़ के लिए। तो अगर पीरियोडिक टेबल के बिना अगर हम लोग इसको समझे तो ये दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को पीरियोडिक टेबल के साथ ही समझना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल के
कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, अब गुण बताया है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। तो अगर आप लोग, और वर्ग किसको कहते हैं और आवर्त किसको कहते हैं, तो आवर्त बोलेंगे आपको रोज को और वर्ग बोलेंगे आप कॉलम को, ठीक है। तो अगर आप बाएं से दाएं बढ़ेंगे ऐसे, इसके हिसाब से कह रहा है, और वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आए, कॉलम में अगर आप ऊपर से नीचे आए, तो इतना अगर आपको बेसिक थोड़ा सा बता दें हम, जैसे पीरियोडिक टेबल में ये यहाँ इतना तो बताया ही जा सकता है, उसके बाद अगर डिटेल बताना होगा जैसे इतना बताया जा सकता है, ये एस पी और ये डी हो गया। तो अगर आप लोग ऐसे जाएंगे, इसको बाएं से दाएं कहा जाएगा, कहाँ, तो ये आवर्त में, मतलब रोज में अगर आप बाएं से दाएं जाएं तब क्या होगा, और अगर आप ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तब क्या होगा। देखिए जैसे अब अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होगा, इसके पे एक टेबल दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल अगर याद होगा जैसे पहले में, तो यहाँ आप लोग देखेंगे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस, और अगर ऐसे चलते हैं तो ऐसे आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो अगर ऐसे चला जाए तो ऐसे में आप देखेंगे इस ब्लॉक में दो आपका कॉलम है, एक पहला कॉलम जो है वो अल्केली मेटल्स का है और दूसरा जो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का है, जिसको क्षारीय धातु, और दूसरा अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का है, जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम और रेडियम। ये ऐसे आप अगर चलेंगे तो ऐसे आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल लेके आऊँगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अपने हिसाब से यहाँ। तो अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, माने वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, और बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है। तो इसमें बाएं से दाने पे देता है। तो देखिए क्या बता रहा है, पहले हम लोग एक को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वाले को देखेंगे। तो अगर आप पहले हम लोग देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इसको अभी आप भूल जाइए, ये जो है इसको भूल जाइए। तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। विद्युत धनात्मकता क्या है, घटती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, वो बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रीति जो है, ठीक है, वो बढ़ती है, ठीक है। और अगर तो इसको याद ही करने में, मतलब याद कर लेने से सही रहेगा, 2 पहला घटेगा फिर 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा हो जाता है ऊपर से नीचे आने पे, ये दोनों पहले बढ़ जाता है उसके बाद तीनों घट जाता है। तो आप लोग इस टेबल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर आप याद ही कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, इलेक्ट्रॉन प्रीति घटेगी। तो पीरियोडिक टेबल से समझते तो ज़्यादा क्लियर होता है एक एक चीज़, लेकिन उतना टाइम है नहीं कि मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ लेकर आऊँ आपके लिए, इसलिए मैंने ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा बता दिया था कि इधर साइड में एस ब्लॉक है, इधर में पी है, ये आपका डी हो जाएगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम भी मैंने बता दिए थे। तो आधुनिक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, ठीक है, वर्ग की संख्या 9 होती है, मैंने बता भी दिया है। अब 9 वर्ग जो है आपका, जो 9 कॉलम है वो ए और बी में बटा हुआ है, तो 9 × 2 18 हो गया, और 7 आपका रोज है। अब 7 रोज कैसे है, 1 से लेकर क्या है 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर तक 7 तक आपका रोज है, ठीक है। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 हो जाएगी, ठीक है। तो
अब प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है, जिसको मैंने बताया अल्कली मेटल्स है, और अंतिम सदस्य जो है कोई सक्रिय गैस है। अब हर आवर्त का माने जो भी आप आवर्त लेके चल रहे हैं उसका प्रथम सदस्य धातु है और अंतिम सदस्य क्या है, नोबल गैस है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो आपको एलिमेंट दिखेगा वो आपको नोबल गैस का दिखेगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, जेनन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ऐसा यहां शुरू हो रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो देखिए सब पहला क्षार मेटल है और अंतिम क्या है, इनर्ट गैस है। तो हर आवर्त का यही है, प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य इनर्ट गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। अब देखिए पहला हाइड्रोजन है, ये केवल एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए तो सब उसके बाद क्षार धातु है, तो यही केवल एक्सेप्शन हो जाता है, पहला जो हाइड्रोजन जो मैं बता रहा हूं, बाकी सब क्षार धातु हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो अब मैंने बता ही दिया लगभग आपको इसमें। अब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या जो है 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। अब 57 से 71 लैंथेनाइड पूछ देता है और 89 से 103 एक्टिनाइड है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल था इसलिए मेरे को थोड़ा डिटेल तरीके से इसको पढ़ाना पड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है, 9। ठीक है, तो आवर्त क्या है आपका, कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या, कुल कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और आपके रोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 रोज होगा पीरियोडिक टेबल में और कॉलम कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पीरियोडिक टेबल को लगभग यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब पीरियोडिक टेबल में आगे जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो फिर अगले वीडियोज में फिर आपसे मिलेंगे हम यहाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।